कई बार हम लोग पुलिस के ऊपर आवाज उठाते हैं कि ये लोग कुछ कर नहीं रहे और कई मामलों में ऐसा होता भी है दोस्तों। लेकिन हर पुलिस वाला ऐसा नहीं होता। इस चीज को साबित करने वाली एक सच्ची कहानी मेरे पास भी है। तो यहाँ पर जब आप लोग इस कहानी को सुनोगे तो पुलिस की वाहवाही करोगे, क्योंकि ये मामला उस समय का है जहाँ पर सीसीटीवी, कॉल डिटेल वगैरह इन सब का टाइम नहीं था, क्योंकि ये मामला है 2014 का। कहानी क्या थी और क्या था किस्सा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सुदेश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहें। बेंगलुरु के अंदर एक महिला रहा करती थी, जिस महिला की उम्र 68 साल होती है। उसके 2 बच्चे होते हैं और दोनों बच्चे अच्छे खासे काम किया करते हैं। एक लड़का तो बाहर एक कॉल सेंटर चलाया करता है और जो दूसरा लड़का था वो बेंगलुरु के अंदर ही एक कंपनी में अच्छी खासी नौकरी किया करता है। महिला का नाम मैरी होता है और मैरी जो है वह 68 साल की उम्र में अपने घर पे पीजी चलाया करती है। पीजी यानी कि पेन गैस जो होता है उस तरह का सिस्टम चलाया करती है। उसके पास 5 कमरे थे और पांचों के अंदर उसके गेस्ट रहा करते थे। 68 साल की मैरी अपने घर पर ही रहा करती है और उसके जो बेटे हैं वो बाहर रहा करते हैं। जो बेटा यहीं पर काम किया करता है, सुबह शाम वो उसके पास आ जाया करता और दिन के समय में तो अक्सर से वो बाहर ही रहा करता है। धीरे धीरे सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। जो मैरी होती है वो बड़ी खुशनुमा व्यवहार की महिला थी। वह सभी से हंस बतियाया करती और अपने पड़ोसियों से भी घर जैसा व्यवहार किया करती। एक दिन की बात होती है जब समय आता है 29 अप्रैल 2014 का। 29 अप्रैल 2014 को जो मैरी होती है वो अपने घर से बाहर निकलती है और दोपहर के समय पड़ोसियों से कुछ बात करने के बाद वापस से अपने घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद मैरी अपने घर के अंदर रहती है, लेकिन यहाँ पर जो उनके बेटे होते हैं वो हर 2 घंटे में अपनी माँ के पास फ़ोन किया करते हैं। और इस बार जैसे 1 घंटा बीत जाता है तो उसका छोटा वाला बेटा उसके पास फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद जब वह बार बार फ़ोन मिलाता है तो कोई फ़ोन को उठाता नहीं है। और ये बात कहीं ना कहीं उनको खटक जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे थे उनकी ड्यूटी थी, वो चाहे जो भी हो अपनी माँ के पास फ़ोन किया करते और माँ फ़ोन करके उन्हें बताया करती कि सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने ये काम कर दिया है। यानी कि एक तरीका था इस चीज़ को देखने के लिए कि माँ को कोई परेशानी तो नहीं है। अब जैसे ही वो फ़ोन नहीं उठाता है तो उसके बाद जो भाई होता है वो उसके अपने दूसरे भाई के पास फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उसे बताता है कि इस तरह से माँ जो है वो फ़ोन नहीं उठा रही है। तो यहाँ पर जो लड़का वहीं पर नौकरी किया करता था वह इस मामले की गंभीरता को समझते हुए फ़ौरन से अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है। सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई तबीयत खराब हो गई हो और उनकी बस की ही नहीं हो फ़ोन उठाना, तो फ़ौरन से पहुंच जाता हूं। ऐसा सोचकर जो लड़का वहीं पर काम किया करता था उनका, वह सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उनका घर होता है। और वहां पर जाने के बाद जैसे ही घर के अंदर घुसता है तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और जैसे ही और थोड़ी अंदर जाता है तो उनकी माँ उन्हें बिस्तर पर बंधी हुई मिलती है। उसके हाथ बंधे हुए थे, मुंह पर एक ब्राउन कलर का टेप लगा हुआ था और यहाँ पर जो उनकी माँ थी वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। इस बात को देखते ही वह लड़का एकदम से चीख उठता है और उसके बाद यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी भी जमा हो जाते हैं। जब सभी अड़ोस पड़ोसी वहां पर जमा हो जाते हैं तो पुलिस को भी बुलाया जाता है और पुलिस आकर यहाँ पर इधर उधर जांच पड़ताल करती है और बॉडी को पीएम के लिए भेजने लगती है। यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं उन्होंने एक चीज नोटिस की थी कि ये जो महिला थी ये ज्यादातर अपने गले में एक सोने की चेन पहना करती थी और हाथ में सोने की अंगूठी हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। घर को खंगाला गया था तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि जो कुछ भी हुआ है लूटपाट के इरादे से हुआ है। लेकिन अब उसके बाद चैलेंज था कि किस तरह से इन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने इस महिला के साथ ऐसा कुछ किया है। यहाँ पर फिलहाल पुलिस तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद आगे की जांच पड़ताल में जुट जाती है। इधर बच्चे जो दूसरा होता है जो कि बाहर बीपीओ चलाया करता है वह भी घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद वह भी अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। माँ का तो अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जब पुलिस वाले इस बात की तहकीकात करते हैं तो आसपास ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा मिलता है और ना ही कोई मोबाइल फोन की लोकेशन वगैरह ऐसी थी, क्योंकि 2014 में मोबाइल फोन का चलन इतना नहीं था और यहाँ पर जो महिला मैरी थी वह भी लैंडलाइन का इस्तेमाल किया करती थी।
उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें जब पता चलता है कि यहाँ पर पेन गेस्ट रहा करते हैं, तो उसके बाद उन लोगों से भी अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई झगड़े का मामला हो और इस वजह से इस महिला को इस दुनिया से विदा कर दिया गया हो। लेकिन उन सभी कमरों में जितने भी लोग रहा करते थे उनमें से किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की कि उनके साथ कोई झगड़ा हुआ हो। वो लोग तो यही कहते कि वो तो बड़ी सीधी सादी थी, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी और हंसकर बात किया करती थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि झगड़े की वजह से उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। अब यहाँ पर पुलिस जब चारों तरफ आंखें दौड़ा लेती है, उनके बच्चों के बारे में भी जानकारी निकाल लेती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा कुछ हुआ हो और उसके बाद ऐसा हो गया हो, तो इन सब चीज़ों को जांच पड़ताल करने के बाद भी उनके हाथ में कोई भी सुराग नहीं लगता है। अब यहाँ पर जो इसके दोनों बेटे थे, क्योंकि यहाँ पर जो मैरी थी वो पीछे से कहीं और की रहने वाली थी और वहाँ पर उनके अच्छे खासे राजनीतिक कॉन्टैक्ट थे। जब माँ का केस सॉल्व होता हुआ नहीं दिखाई देता है तो दोनों बेटे यहाँ पर अपने राजनीतिक कॉन्टैक्ट का यूज करते हैं और यूज करने के बाद अपने माँ के मुजरिमों को ढूंढने की गुहार लगाते हैं। अब उधर से जब राजनीतिक प्रेशर आता है तो यहाँ पर पुलिस वालों पर और भी ज्यादा दबाव बढ़ जाता है और उसके बाद वह और भी ज्यादा खंगालने लगते हैं। इस एरिया के अंदर जो भी आज तक ऐसे घटनाक्रम हुए थे उन सभी को अच्छी तरह से स्टडी किया जाता है। जो मुजरिम उन घटनाक्रमों के जेलों के अंदर बंद थे उनसे भी जाकर पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से भी पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता। ऊपर से जब प्रेशर आता है तो वो लोग कहते हैं कि भाई अगर हो रहा है तो ठीक है, वरना इसको क्लोज कर दो और कुछ ना कुछ रीजन देकर इसे क्लोज करो। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट और कर लो, उसके बाद देखते हैं हम कुछ होता है या नहीं होता। पुलिस चारों तरफ से जांच पड़ताल में जुटी हुई थी और कैसे भी करके इस केस को सॉल्व करना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतता है, दिन बीतते हैं, दिन से हफ्ते बीतते हैं और हफ्तों से महीने बीत जाते हैं। बीतते बीतते समय आ जाता है फरवरी 2015 का। ये बात है 2014 की और 2014 से 2015 आ गया है, लेकिन अभी तक इस केस में कोई भी लीड पुलिस को नहीं मिली थी। लेकिन पुलिस वाले अब भी इस केस पर काम कर रहे थे। जिस आईओ को यानी कि जिस पुलिस वाले को ये केस सौंपा गया था वह कहीं से भी इस केस को सॉल्व करना चाहता है, चाहे जो भी हो जाए। अब तभी जब फरवरी 2015 आता है तो 10 फरवरी 2015 को बेंगलुरु के पास ही के एक थाने में एक और एसआई केस जमा होता है, जिस केस के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ था। एक बुजुर्ग महिला को इस दुनिया से विदा कर दिया गया था और उसके बाद उसके घर से कैश और ज्वेलरी लेकर लोग फरार हो गए थे जिन लोगों ने ये सब कुछ किया था। अब यहाँ पर जैसे ही आईओ की नजर इस खबर पर पड़ती है तो उसके बाद एकदम से उसका माथा खनकने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जिस महिला का केस उसके पास है मैरी का, उसकी उम्र भी 68 साल थी और यहाँ पर दूसरी जो महिला है जिसका नाम है मंजू लांबा, उसकी उम्र भी 65 साल थी। तो यहाँ पर दोनों बुजुर्ग महिलाएं थी और पुलिस वाले इस बात को समझ जाते हैं कि अक्सर ऐसे केसों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हुआ करता है जो बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट बनाकर किया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर जिस पुलिस वाले के पास मैरी का केस था तो वह फौरन से उस थाने के लिए निकल जाता है और अपने आप को चाह कर भी नहीं रोक पाता है। वहां पर जाने के बाद जब वह तहकीकात करता है तो उसे पता चलता है कि इस महिला को भी इसी तरह से बिस्तर से बांधा गया था और उसके चेहरे पर ब्राउन टेप लगा दी गई थी मुंह में कपड़ा ठूसने के बाद। अब इस बात को देखकर यहाँ पर उसे सिमिलरिटी मिल जाती है केवल ब्राउन टेप की और उम्र की। इसी वजह से वह जो पुलिस वाला होता है वह भी यही चाहता है कि जल्द से जल्द मुजरिम हिरासत में आए और उसके बाद मैं अपने केस के बारे में वो लोगों से पूछताछ करूं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और जैसे इस बात को 16 दिन बीतते हैं, यानी कि 26 फरवरी 2015 को इस केस में संलिप्त 4 मुजरिमों को पकड़ लिया जाता है। 4 मुजरिमों को पकड़ लिया गया था और यह भी पुष्टि हो गई थी कि इन्होंने ये सब कुछ किया है। तो यहाँ पर जिस पुलिस वाले के पास मैरी का केस था वह भी सोचने लगता है कि अब तो इनसे पूछताछ करनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 सिमिलरिटी ऐसी मिल रही थी जिनकी वजह से उसे भी इस केस को सॉल्व होने की पूरी संभावना दिख रही थी। इसके बाद यहाँ पर जो आईओ होते हैं वह वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर उन 4 मुजरिमों से पूछताछ करने की बात करने लगते हैं। अब चूंकि पास का मामला था तो इस वजह से ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। वहां के जो एसएसओ साहब होते हैं उस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद तय किया जाता है कि भाई इन चारों से अलग अलग से पूछताछ की जाएगी और चारों से जब तक पूछताछ होगी एक दूसरे से इन सभी को मिलना भी नहीं है। तो यहाँ पर उसी थाने के अंदर उन लोगों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाता है और इसके बाद यहाँ पर जो मैरी के केस के आईओ होते हैं वह बैठ जाते हैं, साथ में एसएसओ साहब बैठ जाते हैं और उसके बाद एक एक करके उन चारों मुजरिमों को लाया जाता है और उनसे सवाल पूछे जाते हैं। बार बार उनसे पूछा जाता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये केस तो हमने किया है लेकिन उस केस से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। धीरे धीरे 3 से 4 बार उनको पूछ लिया जाता है लेकिन कोई भी क्लू उनके हाथ नहीं लगता है और इसके बाद यहाँ पर जो एसएसओ साहब होते हैं और आईओ साहब होते हैं वो दोनों के दोनों थक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ऐसा सोचकर वो लोग इस पूछताछ को बंद ही करने वाले थे, लेकिन तभी जो आईओ साहब होते हैं वो सोचने लगते हैं कि नहीं, एक बार और पूछ लेते हैं।
लेकिन इस बार सवाल बहुत छोटे और सटीक होंगे और केवल उन्हीं सवालों को पूछना है। तो यहाँ पर जो एसएचओ साहब होते हैं वो दोबारा के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके बाद दोबारा से एक एक करके सभी को बुलाया जाता है और उनसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि ये बताओ कि ब्राउन टेप का आइडिया किसका था। तो यहाँ पर पहले से पूछा जाता है, दूसरे से पूछा जाता है और फिर तीसरे से पूछा जाता है। यहाँ पर तीनों का जवाब एक जैसा ही था, लेकिन जो चौथा व्यक्ति होता है उसने अलग तरह का जवाब दिया था। उसने कहा था कि बस वैसे ही आ गया, इसका कोई प्री प्लान नहीं था। अब यहाँ पर जब तीनों के जवाब एक से थे और जो चौथा व्यक्ति था उसका जवाब अलग आता है, तो यहाँ पर पुलिस वालों की बुद्धि खनक जाती है और वो सोचने लगते हैं कि हो ना हो कहीं से कोई ना कोई क्लू तो मिल चुका है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उस चौथे व्यक्ति को निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तीन थे उन्होंने यही जवाब दिया था कि इस ब्राउन टेप का आइडिया प्रभु का था और उसी ने बताया था। यहाँ पर तीनों जब इस बात को कहते हैं और जब प्रभु से पूछा जाता है तो वो कहता है कि बस वैसे ही मेरे दिमाग में आ गया और इसीलिए कि वो चिल्लाएगी चीखेगी तो हमने उसका मुंह बंद कर दिया ब्राउन टेप से। तो यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं अब वो प्रभु को अलग से लेकर अच्छी तरह से उससे पूछताछ करते हैं और पूछताछ के दौरान यहाँ पर वो व्यक्ति बिल्कुल भी इसलिए हामी नहीं भरता है। लेकिन तभी जो पुलिस वाले होते हैं उन्होंने मैरी के केस के दौरान कुछ फिंगरप्रिंट बरामद किए थे और उन्हीं से यहाँ पर प्रभु के फिंगरप्रिंट को मैच किया जाता है। तो उनमें से एक फिंगरप्रिंट मिल जाता है और जैसे ही यहाँ पर इस व्यक्ति को ये पता चलता है कि तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच हो गया है, तो उसके बाद वह सब कुछ कबूलने लगता है। कहता है कि हाँ साहब, वो काम हमने ही किया था, मैं था उसमें, लेकिन ये गैंग नहीं थी, वो दूसरी गैंग थी। अब इसके बाद पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ डिटेल में बताओ और कैसे कैसे तुमने किया था। यहाँ पर जो प्रभु होता है वो पूरी कहानी बताता है। कहता है कि साहब वहां पर तो वो तो एक अचानक से होने वाला काम था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, कोई प्री प्लान किया गया था, ज्यादा कुछ उसमें रेकी नहीं की गई थी। तो यहाँ पर पुलिस वाले पूछते हैं कि वो कैसे। तो यहाँ पर वह बताता है कि जो महिला थी मैरी, उसके घर में पेइंग गेस्ट रहा करते थे और सभी को अखबार लगे हुए थे। तो यहाँ पर उसके पास काफी ज्यादा रद्दी इकट्ठी हो जाती है और वो रद्दी को एक कबाड़े वाले को दिया करती है जो गलियों में कबाड़ा लेने के लिए घूमा करता है। तो अक्सर वो एक ही कबाड़े वाले को इस तरह से रद्दी दिया करती थी। और यहाँ पर जब मैरी बाहर निकला करती है तो उसके हाथ में सोने की गुठी है, गले में सोने की चैन है, ये सब कुछ वो कबाड़ा वाला नोटिस कर लेता है और उसके बाद उससे बातचीत करने लगता है। बातचीत के दौरान यहाँ पर जो मैरी होती है उसे बता देती है कि मेरे दो बेटे हैं, एक बेटा तो वहां पर रहा करता है और एक यहीं पर रहकर कंपनी में काम किया करता है। सुबह शाम वो घर पर ही रहा करता है, लेकिन दिन के समय मैं अकेली रहा करती हूँ। अब इस बात को सुनकर जो कबाड़े वाला होता है वह प्रभु के पास जाता है और प्रभु को बता देता है कि ये तो बड़ा ही आसान सा टारगेट है, अगर तुम चाहो तो वहां से अच्छा खासा मिल सकता है, क्योंकि महिला के पास ढेर सारा रुपया पैसा है, उसके दोनों बच्चे कमाया करते हैं और घर में पेजी का सिस्टम भी बना रखा है। अब इस बात को सुनकर जो प्रभु होता है वो अपने दो और साथियों के साथ इस महिला मैरी की रेकी करता है और रेकी करने के बाद एक दिन मौका पाकर उस घर के अंदर घुस जाता है। जिस दिन ये लोग घर के अंदर घुसे थे वो दिन था 29 अप्रैल 2014 और 29 अप्रैल को इनके जितने भी पेन गेस्ट थे वो सभी के सभी यहाँ से अपने घर गए हुए थे। यहाँ पर घर के अंदर और कोई भी नहीं था। इन्होंने दिन का समय इसलिए चूज किया था क्योंकि दिन के समय में अक्सर गली के अंदर कोई भी नहीं हुआ करता है और जितने भी पड़ोसी होते हैं वो भी अपने घरों के अंदर हुआ करते हैं। तो यहाँ पर दिन के समय में वो घर के अंदर घुसते हैं और घुसने के बाद उस बुजुर्ग महिला को पकड़कर बांध देते हैं और उसके मुंह पर टेप लगाकर उसे इस दुनिया से विदा कर देते हैं। उसके बाद इनके गले की चैन लेते हैं, अंगूठी लेते हैं और साथ में घर के अंदर भी ढूंढने लगते हैं, लेकिन घर के अंदर इन्हें उन दोनों चीजों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं। बहुत थोड़े समय में उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दे दिया था और उसके बाद यहां से फरार हो गए थे। अब यहां पर पुलिस वालों के सामने कहानी भी आ गई है और सब कुछ सच भी है, क्योंकि इसने खुलने कबूला है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि अक्सर पुलिस की कार्रवाई पर इस तरह की बातों में उंगली उठ जाया करती है और वहां पर कई बार मुकर भी जाया करते हैं जो ये लोग हुआ करते हैं। तो इसी वजह से उन्हें पुख्ता सबूत चाहिए। तो यहाँ पर वे उससे पूछने लगते हैं कि ये बताओ तुमने वो ज्वेलरी बेची कहाँ थी। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति होता है ये बता देता है कि हमने फलाने फलाने ज्वेलर पे ये ज्वेलरी बेची थी। और उसके बाद यहाँ पर जब पुलिस वाले जाते हैं तो इत्तेफाक से वो दोनों के दोनों चीज, यानी कि वो गले की चैन और हाथ की जो गूठी थी, वो दोनों के दोनों ऐसे के ऐसे मिल जाते हैं उन्हीं ज्वेलरों के पास और वहां से वो चीज बरामद कर ली जाती है। सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है जो कि इसमें सम्मिलित थे और उन सभी को लेकर अब कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद उन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और उसके बाद ये केस इस तरह से फारिग हो गया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए।
इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमारी वीडियोज़ पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और उनके कमेंटों को पढ़ने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला करता है। सबसे पहला नाम है श्यामलाल चौधरी जी का। श्यामलाल चौधरी जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम है राम बहादुर थापा, जो कि नेपाल से हमारा वीडियो देखा करते हैं और हमारी हर वीडियो पर ज्यादातर कमेंट किया करते हैं। तो राम बहादुर थापा जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम है विजय कुमार जी का। विजय कुमार जी का फेसबुक पर कमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि फॉलो कहां से करें, फॉलो हो ही नहीं रहा। तो विजय कुमार जी, आपको बता दूं, अगर आपका फॉलो का बटन नहीं आ रहा है तो जो लाइक का बटन होता है उसको लाइक करने से भी फॉलो ही हो जाता है। जिन भी भाइयों को ये प्रॉब्लम आ रही है तो फेसबुक पर फॉलो करने के लिए आप लाइक वाले बटन को दबा सकते हो और वहां से भी फॉलो हो जाएगा। विजय कुमार जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला नाम आता है सुजीत कुमार जी का। सुजीत कुमार जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। उससे अगला नाम आता है चंद्रशेखर कुशवाहा जी का। चंद्रशेखर कुशवाहा जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला नाम है राम गोसाई जी का। राम गोसाई जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। और उससे अगला नाम आता है मोनू जैन जी का। मोनू जैन जी, जो कि एमपी के रहने वाले हैं और वो कहते हैं कि आपने मेरा नाम नहीं लिया। मोनू जैन जी, मैंने आपका पहले भी नाम लिया है, आप अगर वीडियो को देखोगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि हर वीडियो में मैं नाम नहीं लेता, कुछ वीडियो में नाम लिया करता हूं जो कि इस चैनल पर आया करती है जीतू सुदेश पर, और फेसबुक के ऊपर मेरे दोनों वीडियो आया करते हैं। यानी कि एक मेरा दूसरा चैनल है ब्रेन डिमांड, उसके भी वीडियो आया करते हैं। तो वहां पर ब्रेन डिमांड की वीडियोज में मैं नाम नहीं ले पाता हूं क्योंकि वो स्टोरी थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती है। बाकी आपका नाम पहले भी लिया गया है और एक बार फिर से ले लिया। आपका धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी ले दिए जाएंगे और आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे इन चैनलों को और भी ज्यादा सपोर्ट की आपके की जरूरत है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।